हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स की प्रीवियस ईयर मेंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज का वो ये है कि आपको एक्वेंट किया जाए कि कैसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी और हिमाचल इकोनॉमी के। साथ ही साथ आपको एक क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करें, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थीम्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज इसी सीरीज में हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का टारगेट टॉपिक क्या है हमारा? हम पूछने वाले हैं आज जो क्वेश्चंस हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस इन पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? पहला, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी। सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? व्हाट आर द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ? और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी? तो इस क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो भी इनके इर्द गिर्द जो भी कंटेंट जरूरी है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर या इस साल जो है आपके साथ जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी। तो देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब मेंस आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे थे कि जो हमारा एक टेम्पलेट होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। वो टेम्पलेट क्या होगा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बॉडी, देन कंक्लूजन। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सीधे सीधे पूछा है कि एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो आपकी मेन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी। तो आप इंट्रोडक्शन कहां से शुरुआत कर सकते हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमी से। आप बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स और आप कंक्लूड करेंगे ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो एमर्जिंग इकोनॉमी क्या होती है? एमर्जिंग इकोनॉमी वो होती है जो कि अभी ट्रांजिटरी फेस में है। द इकोनॉमीज विच आर इन ट्रांजिशन। और इनका ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड इकोनॉमीज विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये वो इकोनॉमीज हैं, एमर्जिंग इकोनॉमीज, जो कि अभी ट्रांजिशन फेस में है, जो कि मूव कर रही है फ्रॉम डेवलपिंग स्टेज टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है? जैसे इंडिया, मेक्सिको, चाइना, ब्राजील, रशिया, जो कि अभी पूरी तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जो कि पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं, जहां पे इस लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी इकोनॉमीज हम जो हासिल करना चाह रही हैं, जो अभी उस पाथ पर जो है वो निकली हैं, अभी वो ट्रांजिशन में है, दे आर मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड स्टेज। तो ऐसी इकोनॉमीज को हम कहते हैं एमर्जिंग इकोनॉमी। और इंडिया भी एक एमर्जिंग इकोनॉमी है जिसकी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडियन इकोनॉमी की? इट्स हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। आप लोगों को शायद पता होगा कि 58% जो इंडियन पॉपुलेशन है इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। सेकेंड इज हैवी पॉपुलेशन ऑन प्रेशर। ये सभी लोग जानते हैं कि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री
2011 सेंसस के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 121 करोड़, और आज के हिसाब से अगर देखें इन 2021 तो हम लगभग 135 करोड़ हो चुके हैं। 2021 का जब सेंसस आएगा तो हमें ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चलेगी, बट इस बात से ये पता चल रहा है कि वी आर हैवीली पॉपुलेटेड, जो पॉपुलेशन डेंसिटी भी है वो भी काफी हैवी है, और इतनी हाई पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड और पॉवर्टी इरेडिकेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क है। थर्ड इज लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो दुनिया भर के वन ऑफ द लोएस्ट है। भले से ही हम बन चुके हैं कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट अभी भी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज वेरी लो। वी रैंक्ड 144th रैंक है हमारी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो हम काफी अभी नीचे हैं, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता जो है वो तय करना है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी की अगर बात करें तो चाहे आप ऑफिशियल एस्टिमेट्स ले लें जो कि तेंदुलकर कमेटी के हैं, उसके हिसाब से भी पॉवर्टी हमारी 21% है पॉवर्टी रेशियो, और अगर आप वर्ल्ड बैंक की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके हिसाब से देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 28% जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। जहां तक बात है इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी में जो टॉप 10% लोग हैं दे ओन 77% ऑफ वेल्थ। मतलब अगर देश जो है 100 रुपए कमा रहा है तो 77 जो रुपए हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं, वो टॉप 10% की जेब में जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी भी अभी ज्यादा है। अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनबैलेंस्ड का मतलब यहां पर है कि जो सेक्टर्स वाइज, रीजन वाइज जो इम्बैलेंसेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप सेक्टर में देखें तो हमने देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर पर हम हेवीली डिपेंडेंट हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड हुई है, इतना वो डेवलप नहीं हुआ, सो कंट्रीब्यूशन इतना नहीं बढ़ा है। बल्कि क्या हुआ है कि सर्विस सेक्टर जो है मेजर कंट्रीब्यूटर बन गया है टू जीडीपी। रीजन की बात करें तो सदर्न इंडियन स्टेट जो है, साउथ इंडियन स्टेट्स, वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट जो है वो अनबैलेंस्ड है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इंक्रीजेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। तो वो सारे इन्वेस्टमेंट जिससे क्या हो रहा है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है टू प्रोड्यूस समथिंग, जो हमारी जीडीपी को ग्रोथ को इंक्रीज करने में सहायता करेगा, वो है कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पर कैपिटा है वो भी अभी हमारे देश में कम है। तो ये सारे फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के एज एन एमर्जिंग इकोनॉमी। आप कंक्लूड करेंगे लेकिन आप एक नेगेटिव रिमार्क पे कभी नहीं करते हैं एग्जाम में, हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक, एक ऑप्टिमिस्टिक जो है हमेशा कंक्लूजन होना चाहिए। तो आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इंडिया हैज अ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं इंडिया हैज ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड which can be utilized along with inclusive policies and infrastructure development to transform India into developed economy। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है। एक में आपसे पूछ रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ से आप क्या समझते हैं,
और सेकंड पार्ट है कि क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दोनों पार्ट्स को आपको आंसर करना है। पहला पार्ट क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ से आप क्या समझते हैं। तो यूएनडीपी कैसे डिफाइन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ को। यूएनडीपी डिफाइंस इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ प्रोसेस as well as an outcome in which all have participated and have benefited equitably from it। मतलब जब सभी लोग, सभी सेक्टर, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूसिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं और सभी को उसका फेयर शेयर मिले, उस ग्रोथ का बेनिफिट सबको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तब हम कहेंगे उस ग्रोथ को कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हर सेक्टर का, हर सेक्शन का सोसाइटी का, चाहे वो विमेन हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, डिसेबल्ड सेक्शंस हो, सभी को उस ग्रोथ का फायदा मिलना चाहिए, सभी उसमें पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। हर सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, हर सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। इससे क्या करेंगे आप, इससे आप अपना आंसर का इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, इस पहले पार्ट को समझाएंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। साथ ही में मान लीजिए ये 8 मार्कर की जगह 20 मार्कर में पूछा जाता, या फिर सपोज कीजिए कि कोई और डायमेंशन पूछ ली जाए कि इंक्लूसिव ग्रोथ की क्या डायमेंशंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ की क्या क्या डायमेंशंस है। डायमेंशंस का यहां पर मतलब क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, या आप कैसी ग्रोथ को कह सकते हैं कि ये ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो उसको पता करने के लिए आप कौन कौन सी डायमेंशंस देखेंगे वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली डायमेंशन क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब वो ग्रोथ इंक्लूसिव होगी तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी के लिए बढ़ेंगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं, दे विल इंक्रीज। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कुछ लोग ही एम्प्लॉयड हैं, कुछ ही लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। जब ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव होनी चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को तो उनकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, आपकी जो पॉवर्टी रेट्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब जैसे हमने बात की कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप्ड है नॉर्थ इंडियन स्टेट से, तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो ऐसा नहीं होगा। जो भी डिफरेंट आपके रीजन हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया जाइए, साउथ इंडिया जाइए, वेस्ट इंडिया जाइए, ईस्ट इंडिया जाइए, सभी का लगभग एक ही लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा। फोर्थ इज एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज। बेसिक एम्यूनिटीज का मतलब क्या है, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर हम आज की बात करें तो इंटरनेट फैसिलिटी, ये भी आज एक बेसिक एम्यूनिटी बन गई है, जिसके बिना एक कहना चाहिए कि वो भी एक तरह की गरीबी है अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो ऐसी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंचेंगी। कोई अगर सिक्किम में रह रहा है, कोई हिमाचल के किसी दूर दराज इलाके में रह रहा है, तो वहां भी उसके पास ये सारी फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। सबको बेसिक एम्यूनिटीज से एक्सेस होना चाहिए, सभी के पास ये फैसिलिटी होंगी तभी उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होगी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके और उसका फायदा उठा सके। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज ही क्यों ना हो, हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ में। जो एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, तो ये जरूरी हो। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन को आपको एंड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो तो। बैलेंस्ड ग्रोथ यहां पर क्या है, ये था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो रीजनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में बात हो रही थी, यहां बैलेंस्ड ग्रोथ के मतलब है सेक्टर वाइज, कि जहां पे एग्रीकल्चर, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपका सर्विस सेक्टर, सभी की तीनों की
ग्रोथ हो, तीनों पे ही आपका फोकस हो, जिसमें जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसका प्रोपोर्शनेट जो है वो कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी में। अभी तो क्या है कि 58% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट कितना उसका जीवीए में कितना उसका हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ओनली 20%। सर्विसेज सेक्टर जहां 55% ऑलमोस्ट जो है जीडीपी का आता है, वहां कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वहां मुश्किल से 20% लोग एम्प्लॉयड है। इस तरह का एनोमली नहीं होनी चाहिए। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, अभी हमने बात की थी कि इनइक्वालिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिल रहा है वो एक पर्टिकुलर सेक्शंस को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को मिल रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगर होगी तो आपकी इनइक्वालिटी भी डिक्रीज होगी, उसका फायदा जो है एक ब्रॉड बेस्ड होगा, सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो ये सारी डायमेंशंस है इंक्लूसिव ग्रोथ की। पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जा चुके हैं टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसमें हम उसको डिवाइड कर लिया कि फिजिकल डेवलपमेंट वाले पार्ट पे कौन कौन से स्कीम्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं। देन हम देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल सेक्टर में कौन कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, फिर देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से लिए गए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल करने के लिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, इन सब पैरामीटर्स पे क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, गति शक्ति योजना है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, आपको जानकारी होगी सागरमाला प्रोजेक्ट है जो कोस्टल लेड डेवलपमेंट की बात करता है, भारतमाला परियोजना है। तो ये सारी कहां स्टेप्स लिए गए, ये सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स कहां लिए गए हैं, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बेसिक सिविक एम्यूनिटीज जैसे है एजुकेशन में, या फिर आप कह लीजिए कि ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है जल जीवन मिशन, है ना, कि हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, हाउस होल्ड्स को टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, किसी को दूर ना जाना पड़े पानी लेने के लिए, उसके प्रमाइसेस पे ही टैप के द्वारा पानी पहुंचाया जाए। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक के पास अपना एक घर हो। ये स्टेप्स लिए गए हैं कि बेसिक सिविक एम्यूनिटीज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। फिर स्वच्छ भारत मिशन है कि सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो पहुंच जाएं। आज इस स्वच्छ भारत मिशन की वजह से जो हमारा कहना चाहिए जो टॉयलेट्स हैं वो लगभग हर गांव में पहुंच चुके हैं, और हम आज जो है ओपन डेफिकेशन फ्री जो है हम डिक्लेयर कर चुके हैं खुद को। नेक्स्ट कौन से पैरामीटर देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, मुद्रा योजना है, ये सारे स्टेप्स किसके लिए लिए गए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लिए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम गवर्नेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे उसका फायदा उठा रहे हैं। तो जैसे जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो उसमें क्या हो रहा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को हमने बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट बनाया है, वहां से हम एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का 25% से 30% तक कहां से आ रहा है, एमएसएमईज से आ रहा है। ई नेम पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पे हमने मंडियों को कनेक्ट किया है, जो एग्रीकल्चर मंडीज थी उनको हमने कनेक्ट किया है, जिससे क्या हो कि किसान को उसकी उपज का सही उसको दाम मिल सके, उसको सही रेट मिल सके। तो हमने ई नेम बनाया है, ये भी एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सॉल्यूशन है। आप देखेंगे इसरो की मदद से सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो वेदर की जानकारी है, डिफरेंट जहां भी कहीं अगर डिजास्टर होता है तो उसकी जानकारी की प्री डिजास्टर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजंस, फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारे पैरामीटर्स पे कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, ये हमने डिस्कस किए अंडर द हेडिंग फिजिकल डेवलपमेंट।
अब बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब आप किसी इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करते हैं, तब उसको कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कैपेसिटी कैसे एनहेंस होगी? सबसे पहला उसमें जो चीज है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन में सबसे पहले आप बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, फिर आप बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए बनाई गई है, फिर आप बात करेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की जो कि हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए लाई गई है। तो इस तरह से एजुकेशन में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स जो है, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स जो हैं वो लाए गए हैं कि आप जो है अच्छी एजुकेशन जो है हर कोने कोने तक इंडिया में पहुंच पाए, हर बच्चे को मिल पाए। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप बात करें, सबसे जो बड़ा इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। जो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों को ही कवर करता है और हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करता है देश भर में। जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव आज के दिन पे है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से क्या हो रहा है कि एक इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो कि 5 लाख तक का कवर देती है टू बीपीएल हाउस होल्ड। और ये बीपीएल हाउस होल्ड किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो भी बीपीएल फैमिलीज आइडेंटिफाई हुई थी, उस फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ प्रोटेक्शन कवर जो है वो मिल रहा है। तो आयुष्मान भारत योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन है। उसके बाद आशा वर्कर्स, जो कि एक बहुत की लिंक है बिटवीन दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनके बीच का एक लिंक है आशा वर्कर्स। उसके बाद बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। इसमें कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और ये मिशन क्या करता है? ये एक अम्ब्रेला मिशन है जो कि क्या कोशिश कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, स्किल ट्रेनिंग का, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स बने, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, सर्टिफिकेशन एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। तो एक अम्ब्रेला मिशन है जो कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हर चीज को देखता है। इसके बाद इसमें जैसे कौन कौन सी इसके अंदर स्कीम्स है? प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जिससे क्या कर रहे हैं कि हम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सर्टिफाई कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या मिले, उनको प्लेसमेंट भी मिले, उनको जॉब भी मिले। तो ये सारे स्किल डेवलपमेंट में हमने इनिशिएटिव लिए हैं। सोशल डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं? सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है यहां पर कि जैसे ओबीसीज हैं, एससी हैं, एसटी है, विमेन है, इनके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं? तो विमेन के लिए आप क्या है, शक्ति योजना है ना। एसटी के लिए क्या 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 योजना हम चला रहे हैं? ट्राइबल्स के लिए जैसे वंदन योजना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि हमने स्पेशली ट्राइबल्स के लिए चलाए हैं। अगर आप बात करें कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज के लिए कौन सी स्कीम है? हमारी धरोहर। हमारी धरोहर योजना में क्या है कि किस तरह से हम जो हमारी माइनॉरिटीज हैं जिनकी डिस्टिंक्ट एक कल्चर है, तो उस कल्चर को कैसे हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनकी कल्चर यूनिकनेस को कैसे मेंटेन किया जाए और उनका साथ साथ डेवलपमेंट भी किया जाए, यह हमारी धरोहर योजना। तो इसमें क्या जो डिफरेंट सेक्शंस हैं हमारे, उनके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, चाहे माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो विमेन हैं या ओबीसीज हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये आप सोशल डेवलपमेंट में लिखेंगे। अब बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा थ्रस्ट है वो है किस पे? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, कि एमएसएमईज जो है वो डेवलप हो। उसको हम प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये सारी स्कीम्स जो है हम चला रहे हैं सो दैट के एमएसएमईज को का हम प्रमोशन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज हम क्रिएट कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि एमएसएमईज जो है वो बहुत क्रूशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। और अगर हमें सभी को एम्प्लॉयमेंट देना है
तो हमें एमएसएमईज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रैंडम स्कीम्स लिखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना दी गई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, तो बहुत एक हैजार्ड वे में वो आपका आंसर होता। बट आपने इसको डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ लिया कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी आपने सब हेडिंग्स बना दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेसिक सिविक एम्यूनिटीज के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आपने सब डायमेंशंस बना दिए हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और एक तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज एम्प्लॉयमेंट, और वहां पर भी आपने सब डायमेंशन बनाया, थ्रस्ट ऑन एमएसएमईज। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगेगा, और जो पढ़ेगा जब आपका आंसर लिखा हुआ तो उसको भी लगेगा इसने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। अब ये हुआ, ये तो क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया, बट आगे चल के आपसे क्या पूछा जा सकता है कि क्या चैलेंजेस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को हासिल करने में, या फिर इंडिया अभी तक जो है इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं हासिल कर पाया है। तो तब आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला चैलेंज है वो है पॉवर्टी। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट की हमने अभी बात करी थी कि 21% जो है पॉपुलेशन जो है वो अभी भी पुअर है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से जाएं तो अभी भी लगभग 370 मिलियन, यानी कि लगभग 37 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पॉवर्टी रेशो से ऊपर लाना, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर के आना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए हमें सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विथ गुड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हमें चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ भी ना हो, साथ साथ उसका इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, तभी हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाएंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अगर आप हमारी एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी भी जो मशीन्स का यूज है या फर्टिलाइजर का जो ऑप्टिमम यूज है वो आज भी हम नहीं करते हैं। जो एडवांस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो भी अभी हम यूज नहीं करते हैं। हम फ्लडिंग मेथड यूज करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, वो सब हम यूज नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर में हम सिर्फ यूरिया यूज करते हैं, बाकी फर्टिलाइजर्स का हम इतना यूज नहीं करते हैं, मशीन्स का भी इतना यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी कहना चाहिए हमारी एग्रीकल्चर को जो है बैकवर्ड बनाते हैं। हम अभी भी मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं। इसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, चाहे वो और अगर आप इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, जैसे चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, तो उनके से भी अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो कम है। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट वाज 6.1%। अब ये 6.1% देखने में आपको लग रहा हो कम है, बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में जाएं तो ये बहुत बड़ा नंबर है 6.1%। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन पर। रीजनल डिस्पैरिटीज, ये हम बात अभी बार बार कर चुके हैं। इसके लिए मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए एक डेटा देता हूं कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड 43,000 रुपीज। गोवा में जो इनकम है पर कैपिटा दैट इज अराउंड 4.5 लाख रुपीज पर कैपिटा। तो आप देखिए कि कितना बड़ा गैप है। केरला में जाएंगे तो लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट अब 100% तक पहुंच चुका है, बिहार का कहां पे 63%। तो अभी भी बहुत सारे गैप्स है हमारे डिफरेंट रीजन्स के बीच में। सोशल डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो सोशल इंडिकेटर्स फॉर विमेन, फॉर मुस्लिम्स, फॉर एससीज और एसटीज, ये अभी भी बहुत अच्छे नहीं है। सोशल इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ पे देखें, अगर आप इनकी एजुकेशन पे देखें तो सोशली ये अभी भी बैकवर्ड हैं, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड हैं ये सेक्शंस। इनको अभी बहुत जो है सपोर्ट की जरूरत है सो दैट ये एट पार आ सके विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सारे हमारे सामने आज चैलेंजेस हैं जिनको दूर किए बिना हम इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे क्या कर सकते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कुछ सजेशन देता है। उसका पहला सजेशन है कि आप इन्वेस्ट करिए इन सिटीजन्स कैपेबिलिटीज, अपने सिटीजन्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकेंड इज आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है, आपके जो भी लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने की जरूरत है। बेफिजूल के लॉज या रूल्स रेगुलेशन लग के क्या आपको ना तो बिजनेस को परेशान करना है, ना लोगों को परेशान करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, सो दैट लोगों को कंप्लाई करना इजी हो सके। इनकम टैक्स लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेकार के झंझट में फंस जाएंगे या हमसे ज्यादा जो है वसूल लिया जाएगा, तो वो अवॉइड करते हैं, वो समझ नहीं पाते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको परेशान करता है, तो काफी लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना चाहते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको चीजों क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ट्रांसपेरेंट बनाने हैं, अपने लॉज रेगुलेशंस को अपग्रेड करने की जरूरत है। थर्ड इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करना है, क्योंकि अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करनी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको किस बात पर ध्यान देना है कि आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करें। जैसे इंडिया में क्या हो सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इस तरह के लेदर सेक्टर है, इन सारे सेक्टर्स को आपको प्रमोट करना है। तो ये आप वे फॉरवर्ड जो है लिख सकते हैं जब आपसे इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। 4 मार्क का क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको कैशलेस इकोनॉमी की एडवांटेजेस बतानी है, तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी क्या है और उसके बाद आप बताएंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या है। तो कैशलेस इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैश ही नहीं होगा। कैशलेस का मतलब क्या है, लेस कैश। लेस कैश कैसे होगा, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे रादर देन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स कि आप नोट दे रहे हैं, कुछ और कॉइन्स दे रहे हैं, उसके थ्रू ना करके आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, फोन पे, पेटीएम या कोई और डिजिटल मेथड यूज कर रहे हैं अगर आप ट्रांजैक्शन के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैश है इकोनॉमी में वो कम होगा। तो लेस कैश इज कैशलेस इकोनॉमी। इसके एडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। काउंटरफेट करेंसी, अभी यह चाहे 500 का नोट है, 100 का नोट है, 2000 का नोट है, इसमें क्या करते हैं कि लोग नकली नोट बनाने लग जाते हैं। खास करके जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान है या और हमारे पड़ोसी हैं, वो क्या करते हैं, काउंटरफेट करेंसी जनरेट करते हैं, नकली करेंसी बनाते हैं और फिर इसको इंडिया में सर्कुलेट कराते हैं। उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्ट करते हैं तो नकली नोट बनाने का कहीं पे गुंजाइश ही नहीं होगी, तो काउंटरफेट करेंसी नहीं बनेगी, वो सर्कुलेट नहीं होगी, तो जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है वो नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। लेस कैश थेफ्ट, जब आप अगर डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप कम कैश रखेंगे अपने वॉलेट में, कम कैश रखेंगे तो उसका थेफ्ट करने का फिर चोर के पास मोटिव क्या रहेगा कि यार मैं 100-200 रुपए क्या चुरा के करूंगा, है ना। जब आप 50,000, लाख, 2 लाख रुपए लेके चलते हैं तब आपको जो है निशाना बनाया जाता है, तब आपसे लूटपाट के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप सबको पता है कि यार अब तो कैश का कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, सब लोग जो है डिजिटली ट्रांजैक्ट करते हैं, तो जो चोरियां हैं, कैश की जो चोरी होती है वो रुक जाएगी। इजी पेमेंट, जब आप मान लीजिए पेमेंट करना है, मान लीजिए आप ऑटो में बैठे हैं और कहीं पे आपका जो है किराया हुआ है 43 रुपीज, तो आप देते हैं कि भैया लो 100 का नोट ले लो, वो कहेगा भैया छुट्टे नहीं है, छुट्टे लेकर के आइए, तो बड़ी दिक्कत होती है। डिजिटली ट्रांजैक्ट करना है, पेटीएम करना है, उसमें 43 या 43.5 भी डालेंगे तो वो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो पेमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी है, फास्टर है, और आपको ये छुट्टे वाला प्रॉब्लम भी नहीं फेस करना पड़ेगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग मनी, अभी जो नोट्स सर्कुलेशन में है, जो कॉइन्स जो है वो मिंट किए गए हैं, उसके ऊपर क्या है, आरबीआई की कॉस्ट आती है, वो नोट प्रिंट करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, बैंक्स तक पहुंचाने में, तो ये सब बहुत ही क्या है कॉस्ट आती है उसके ऊपर। अगर हम जो है मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, अगर जो करेंसी है वो कम हो जाएगी अगर यूज करना, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे, तो आरबीआई को कम नोट छापने पड़ेंगे, कम नोट छापने पड़ेंगे, तो जो कॉस्ट है उसकी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अदर बेनिफिट्स क्या है,
कि जो आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, अभी क्या करना पड़ता है आपको कि करेंसी एक्सचेंज करानी है तो आप किसी ऑथराइज ब्रांच पे जाएंगे, किसी डीलर से बात करेंगे, तब जाके आपको करेंसी मिलती है। अगर सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन चल जाएंगे तो आपको इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से बैंक टू बैंक ट्रांसफर करिए। तो उससे क्या होगा कि ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सेफ भी हैं। आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको बहुत सारा कैश जो है जेब में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सूटकेस में रखने की जरूरत नहीं है, फास्टर भी है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कैशलेस इकोनॉमी के, जो कि आपको हेल्प करेंगे इकोनॉमी को ग्रो करने में। क्या क्या स्टेप्स जो है हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी। सबसे पहला जो स्टेप था वो था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो भी उस वक्त करेंसी सर्कुलेशन में थी उसको क्या कर दिया गया, वो लीगल टेंडर नहीं रहा। जब वो अनाउंस किया गया, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी करेंसी सर्कुलेशन में थी वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी। सरकार ने जो अपनी गारंटी थी उसके पीछे से उसको हटा लिया और उसके बाद नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी, नए नोट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। उस डीमोनेटाइजेशन के वक्त क्या हुआ कि जो भी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि पेटीएम, इन सब का बहुत प्रमोशन मिला। लोग नेट बैंकिंग का यूज करने लग गए, लोग पेटीएम का यूज करने लग गए, नए नए जो है मीडियम्स आने लग गए कि आप डिजिटली कैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद देखिए कि आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो काफी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, डिजिशाला। डिजिशाला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये मिनिस्ट्री इसको स्कीम को लॉन्च किया है उसने। और डिजिशाला का मोटिव क्या है कि डीटीएच चैनल के थ्रू डिजिटल जो पेमेंट्स हैं उनकी कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इनके मीडियम्स हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखने हैं, उन सब के बारे में, पूरी डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में जो 24/7 चैनल है डीटीएच चैनल, उसके थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वीजा, वीजा ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला वीजा नहीं है, दैट इज ये जो वीजा है ये है वित्तीय साक्षरता अभियान। इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, जो डिजिटल लिटरेसी है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं कि लोगों के अंदर अगर कोई डर है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा या हमें तो पता नहीं, बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उनको डिजिटल जो मीडियम है उसके बारे में अवेयरनेस जगानी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना, कैसे इस मीडियम को हम सेफली यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इंस्टॉलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल ऑफ डिवाइसेस। पहले क्या था कि दुकानों पे, खासकर छोटे शहरों में, ये पॉइंट्स जिसपे कार्ड आप लगाते हैं उसके थ्रू पेमेंट करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस उनको हम कहते हैं, तो ये बहुत कम दुकानों पे होते थे। आज आप देखिए लगभग हर दुकानदार के पास पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सरकार ने जो मर्चेंट्स होते थे उनको जो है सब्सिडी प्रोवाइड करी है। कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए कैशबैक्स ऑफर जो है गवर्नमेंट चला रही है, यूपीआई पेमेंट अगर आप करते हैं तो। इस तरह से इन पॉइंट ऑफ सेल ऑफ डिवाइसेस का जो यूज है सरकार उसको इंक्रीज कर रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का यूज कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स यूज कर रहे हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, मोबीक्विक है। तो ये सारे जो आज प्राइवेट कंपनीज हैं इस यूपीआई इंटरफेस के माध्यम से जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ईज कर रही हैं। तो ये यूपीआई इंटरफेस डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसके माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो गया। तो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो ले चुकी है टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस के साथ और जो उनकी थीम्स है उनको डिस्कस करेंगे सो दैट आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके और इस बार जो भी मेंस में क्वेश्चंस आए आप उनको टैकल कर पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।